हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। जो हम डिस्कस कर रहे बुक वो आपकी EMMESS पब्लिकेशन की है। आप AHN की कोई भी बुक पब्लिकेशन की लीजिएगा, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। AHN की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं MJ कुमारी और EMS पब्लिकेशन की। आप ठाकुर पब्लिकेशन की मत प्रेफर करिएगा। ठाकुर पब्लिकेशन की आपको मे भी लगेगा कि वो सस्ती बुक है, वो आपके कॉस्ट के अकॉर्डिंग सही है, बट वो थोड़ी सी पतली बुक है, आप उसमें सही कर सकते हो, लेकिन उसमें कंटेंट अच्छा नहीं दे रखा है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप उसको मत प्रेफर करिएगा। AHN आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, साथ ही साथ ये 75 मार्क्स भी कवर अप करेगा। AHN आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपके पास बुक भी अच्छी होनी चाहिए। AHN में टोटल आपके यूनिट 11 है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग, सेम एस यूनिट 3 आपके साइन एंड सिम्टम्स पे, यूनिट 4 आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूनिट 5 आपका GI पे जाएगा, यूनिट 6 आपका CVA पे जाएगा, यूनिट 7 आपका ब्लड पे आ जाएगा, यूनिट 8 आपका इंडोक्राइन पे जाएगा, यूनिट 9 आपका स्किन इंटीग्यूमेट्री पे जाएगा, यूनिट 10 आपका मस्कुलोस्केलेटन पे जाएगा, यूनिट 11 आपका कम्युनिकेबल डिजीजेस पे जाएगा। तो ये 11 यूनिट ही हैं कहने के लिए, बट ये आपको बहुत अच्छे से कवर अप करनी है, तब आप स्कोरिंग अच्छे से कर पाएंगे अपने AHN सब्जेक्ट में। AHN का प्रैक्टिकल भी होता है थर्ड सेमेस्टर में, तो मैंने ये चीज़ आपको पहले से क्लियर कर दी है। आप इस चीज़ से एकदम क्लियर रहिएगा कि AHN का प्रैक्टिकल होता है तो आपको अच्छे से करना है। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले यूनिट 1 को। यूनिट 1 की अगर मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन में आप इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे। अब ये सारे टॉपिक्स कवर अप करने का मतलब होता है कि जो सिलेबस में टॉपिक्स रखे होते हैं वो टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले आपका है हिस्ट्री, या फिर आप कह सकते हैं इवोल्यूशन जो आपका आता है AHN का, कि AHN कैसे आपका स्टार्ट हुआ, कैसे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो ये थ्योरी दे रखी होती है, अगर इस थ्योरी से हम कवर अप करेंगे तो शायद ही हम कभी हिस्ट्री को कंप्लीट कर पाएंगे, शायद ही हम AHN की जो ओरिजिन है, जो ओवरव्यू है, कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके बुक में मेंशन है इस तरीके के टेबल, जिससे आप एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपको ईजी भी लगेगा। मैंने इसी से प्रिपेयर करा तो आप भी इसी से प्रिपेयर करिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले आप अगर हम स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ओरिजिन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया में कैसे हुआ, तो सबसे पहले आपका स्टार्ट हुआ था 800 BC से। सबसे पहले इसमें क्या स्टार्ट हुआ था, आयुर्वेदा के थ्रू। आयुर्वेदा के फादर आपको पता है कि कौन है, चक्र हैं। उन्होंने एशियंट इंडिया में ही स्टार्ट करा था, कैसे, एक सिस्टम मेडिसिन के थ्रू से। सो पहले में आप यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। फिर 460 टू 370 BCE में आपके हिपोक्रेट्स आते हैं। हिपोक्रेट्स को हम लोग फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन कहते हैं। इन्होंने कलेक्शन करा था बहुत ही ज़्यादा मेडिकल वर्क का। उसके बाद में इन्होंने उस पे ही वर्क करा, और वर्क करने के बाद में अपने सारे स्टूडेंट्स को भी एजुकेट करा था अकॉर्डिंग टू द मेडिसिन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, और जो बोल्ड उनकी नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो एक एडल्ट हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट थी। तो स्टार्टिंग आपकी 800 BC से हुई थी। फिर आपका था 300 AD में रोमन एम्पायर। तो 300 AD में रोमन एम्पायर का आए थे, तब इसमें इन्होंने क्या करा था, हॉस्पिटल के हर एक टाउन में पब्लिश करा था, जिससे एक प्रोफेशन आया था। प्रोफेशन में हर एक मेडिकल केयर को पता चल रहा था। नेक्स्ट आपके 10th और 11th सेंचुरी में हम लोगों को रूलिंग और चेंजेस एक्सपेंड करने के लिए नर्सिंग प्रोफेशन यूरोप के थे। यूरोप में क्या था, हॉस्पिटल को बिगिन करा गया था, इंक्लूडेड एडेड पार्ट। साथ ही साथ आप रिलीजियस प्लेसेस पे गए थे जहाँ पे नर्सेस प्रोवाइड करी थी मेडिकल केयर सर्विसेज पे। 17th सेंचुरी पे आपको एक रेयर प्रोफेशन मिलता था विद रीजन। आपको ये रेयर मिलता था, अभी स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि आपको हर जगह मिल रहा था, अभी स्टार्टिंग में आपका क्या था, रेयर था। फिर आपका आता है 1820 में आप जानते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो आपकी लेडी ऑफ फ्लैम है, उनका बर्थ हुआ था। उनके बाद ही आपकी सारी चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज हुई थी। उन्होंने हर एक चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन तब स्टार्ट करा था जब क्रीमियन वॉर आई थी। क्रीमियन वॉर आपकी 1854 में हुई थी। उसके बाद में उन्होंने लैम के हेल्प के साथ में हर एक पर्सन की हेल्प करी थी। उस टाइम पे वो एक टाइम ऐसा था ना, जिस टाइम पे हर कोई अपनी जान
जान को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि जो मेडिकल केयर वाले वर्कर्स भी थे वो भी इतना नहीं ध्यान दे रहे थे कम्युनिटीज़ पे, तब ध्यान नहीं दे रहे थे अदर पर्सन पे। बट उस टाइम पे जो भी सोल्जर्स थे उनका सबका केयर किसने करा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने करा था। तो उस टाइम पे एक चीज़ आई थी कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो अपने से पहले दूसरों को रखती है। तो उस टाइम का जो माइंडसेट था कम्युनिटी में वो एक बिल्ड हुआ था। और जो आर्मी थी, जिनके भी जितने हेल्थ थे, जितना भी कमीशन था, वो सब एक उस टाइम पे ऑर्डर्ड हो गया था एक प्रोफेशन के उस पर। नेक्स्ट 1956 में हम लोगों की जो भी एसोसिएशन थी नर्सेस की, वो ऑपरेटिंग रूम गई थी। वहाँ पे हम लोगों ने नॉलेज गेन करा था, जितने भी सर्जिकल के प्रोसीजर्स होते, एक्सपोजर होते, उनको जाना था। नेक्स्ट हम लोग 1970 में हम लोगों को नर्सिंग एजुकेशन के साथ ही साथ हम लोगों की नर्सिंग की जितनी भी इम्पोर्टेंस है उस पर फोकस करा गया, वैल्यू करी गई, एक नया डेवलपमेंट हमारे लिए करा गया। हमारे लिए एक इन पेशेंट आउट पेशेंट की सर्विसेज करी गई। जितने भी हमारे 1 डे सर्जरी हो रही थी उसमें भी 1 हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड करी। जितना भी नंबर्स ग्रोथ था वो सब 1970 में आपका हुआ था। फिर 1959 और 1969 में जो आपकी MSc होती है नर्सिंग मेडिकल सर्जरी में, वो भी आपकी स्टार्ट हो गई थी CMC वेलोर में, और आपके RAK कॉलेज जो कि आपका है न्यू दिल्ली में। फिर आपके जो 2000 ईयर के बाद की अगर मैं बात करूँ तो आपके स्पेशल कोर्सेज स्टार्ट हो गए थे, जैसे कि अभी हम लोग एडल्ट हेल्थ नर्सिंग कहते हैं ना, पहले उसको हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कहते थे। तो पहले क्या चलता था, तो आप स्पेशल कोर्सेज कर सकते थे बैचलर के कम्प्लीट करने का, मास्टरी भी कर सकते थे, मास्टर आप कर सकते थे आप जिसमें भी करना चाहते थे, जैसे ऑन्को में, ऑर्थो में, न्यूरो में, गैस्ट्रो में, कार्डियो में, आप उसमें कर सकते थे। अभी आपको ये बहुत बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि ये एक हिस्ट्री पार्ट है। हिस्ट्री तो स्टार्टिंग से बोरिंग ही रही है, राइट? हिस्ट्री बोरिंग है, आपको पता है। लेकिन इसमें क्या आपको स्टार्टिंग में क्लियर हो जाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे कि डेट के साथ क्या चीज़ मेंशन है, कैसे आपको करना है, डेट है आपको, और उसमें मैंने हाईलाइट भी कर दिया कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेट के साथ ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। मैंने मेंशन कर दिया, हाईलाइट कर दिया, जिससे आपको क्लियर हो जाए। फिर अब हम पढ़ेंगे ICD। ICD क्या होता है? ये आपका इंटरनेशनल नेशनल क्लासिफिकेशन है डिजीज़ का। I से इंटरनेशनल, C से क्लासिफिकेशन, D से डिजीज़। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज़ के हिसाब से आपकी डिजीज़ 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली है एक्यूट इलनेस, फिर आपकी क्रोनिक इलनेस, फिर आपकी है टर्मिनल इलनेस। एक्यूट इलनेस का मतलब ये होता है कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन की है, एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड। क्रोनिक इलनेस लॉन्गर ड्यूरेशन की, एग्जाम्पल COPD। टर्मिनल इलनेस ऐसी है कि वो आपकी क्योर ही नहीं हो सकती है, जैसे कि मैलिग्नेंट डिजीजेज हो गई, एग्जाम्पल कैंसर। फिर इन सारे इलनेस के बेसिस पे स्टेजेस भी दी गई इलनेस की। किसने दी थी? सचमैन ने आपकी स्टेजेस ऑफ इलनेस दी थी। इन्होंने 5 इलनेस स्टेजेस दी थी इलनेस की। सबसे पहले था सिम्टम्स एक्सपोजर। अब कोई भी पर्सन का कोई भी डिजीज हो रही है तो सबसे पहले क्या होगा? सिम्टम्स का एक्सपोजर होगा। क्या होगा? सिम्टम्स का एक्सपोजर होगा। फिर स्टेज 2 में आपका अजम्पशन होगा सिक रोल का। आप अज्यूम कर लोगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे कि अब आप सिक हो चुके हो, अब ये चीज़ कंफर्म कर लोगे। फिर आपकी स्टेज 3 आएगी जिसमें हम लोग कहते हैं कि मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट। तो स्टेज 3 में आपका क्या रहेगा? मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट, जिसमें जो भी सिक पर्सन या पीपल है वो एडवाइस लेंगे एक हेल्थ प्रोफेशन की, वो मेडिकल केयर की, जिससे आप क्या हो गए? ठीक हो गए। फिर आपका आएगा डिपेंडेंट पेशेंट रोल, जिसमें आप क्या कर लोगे? पेशेंट जो होता है ना वो डिपेंड हो जाता है किस पे? प्रोफेशनल वर्कर पे। फिर आपका आएगा रिकवरी रिहेबिलिटेशन। अब ये रिकवरी रिहेबिलिटेशन क्या होता है? जो एक ऐसी स्टेज होती है जो भी पेशेंट का पहले का रोल, जो भी पहले की उसकी लाइफ थी, पहले का उसका वर्क फॉर्म था, वो उसको रिकवर करना या फिर उसी में उसको पहुंचाना, तो उसको हम लोग कहते हैं रिकवरी रिहेबिलिटेशन। फिर आपका है रोल ऑफ नर्स। तो रोल ऑफ नर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है, इसकी से वो सब हम एक हेडिंग्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रोल ऑफ नर्स क्या क्या है, जैसे कि केयर गिवर, कम्युनिकेटर, टीचर, पेशेंट एडवोकेट, काउंसलर, चेंज एजेंट, लीडर। तो आपको इन सबका मीनिंग पता है कि इन सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि केयर गिवर का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेटर का मतलब क्या होता है, क्योंकि रोल ऑफ नर्स तो आप फर्स्ट सेम से पढ़ते आ रहे हो और अब आप थर्ड सेम में आओगे तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर भी होने लगी हैं। नेक्स्ट आपके लीडर तक हो गए। फिर आपके पॉइंट्स आते हैं मैनेजर, केस मैनेजर, रिसर्च। तो ये सारे आपके रोल्स आते हैं
नर्सेस के। अब इन्हीं के साथ एक क्वेश्चन आ जाता है प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। बुक में मेंशन नहीं है, मैं आपको अलग से बता रही हूँ। प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव सबसे पहले होता क्या है, ऑपरेशन से पहले में आपका आएगा तो वो आपका आता है प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद का आपका आएगा तो उसको आप कहोगे पोस्ट ऑपरेटिव। अब ये प्री ऑपरेटिव में आप क्या क्या करोगे, तो प्री ऑपरेटिव में जब ऑपरेशन नहीं हो तो उससे पहले आप पेशेंट की लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को रिव्यू करोगे। रिव्यू करने के बाद में आप उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करके आप उसको प्रिपेयर करोगे सर्जरी के लिए। फिर आप उसके असेस करोगे फिजिकल नीड, जैसे कि उसका वाइटल साइन देखोगे, वेट देखोगे, हाइट देखोगे, स्किन देखोगे। फिर असेस करोगे साइकोलॉजिकल नीड, जैसे कि उसका इमोशन देखोगे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। फिर असेस करोगे कल्चरल नीड, जैसे कि लैंग्वेज। तो ये आपका आता है प्री ऑपरेटिव में। पोस्ट ऑपरेटिव में आपका क्या आता है, आप उसको रिकवरी यूनिट में रखोगे, एनेस्थीसिया चेक करोगे। एनेस्थीसिया चेक करने के बाद में आप वाइटल साइंस देखोगे, ड्रेनेज करोगे। ड्रेनेज का क्या होता है, वुंड के बाद में जो वहाँ पे फ्लूइड होता है, जैसे कि पस है, ब्लड है, वाटर, तो उसको आप रिमूव करते हो ड्रेनेज के थ्रू। आपने बहुत बार देखा होगा वार्ड में पेशेंट जब होता है, पेशेंट के वुंड एरिया से एक ट्यूब अटैच होता है एक बॉटल से, उसमें ड्रेनेज होता है। फिर आप फ्लूइड मेंटेनेंस करोगे, क्योंकि फ्लूइड डिस्टर्ब हो जाता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। फिर आप पोजीशन पे ध्यान दोगे और आप जो भी वुंड साइड है उसको क्लीन और ड्राई ड्रेसिंग करोगे। तो ये आपका प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव का वर्क आता है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ऑपरेशन से पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ऑपरेशन में अफेक्ट करेगी, अगर ऑपरेशन के बाद है तो कहीं ना कहीं वो ऑपरेशन की स्टेज को फिर से डेवलप करेगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इन्फ्लामेशन। अब ये इन्फ्लामेशन क्या होता है, कोई भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो सिक्वेंशियल रिएक्शन अगर करता है सेल इंजरी का, उसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेशन। मतलब कि कोई भी सेल इंजरी हुई है, उसने अगर कोई भी सिक्वेंशियल रिएक्शन अकर करी, उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेशन। आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन के बाद में जो भी इन्फ्लामेटरी एजेंट होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करना और उनको डाइल्यूट करना, और डाइल्यूट करने के बाद में जो भी नेक्रोटिक मटेरियल होते हैं, मतलब कि जो डेड पार्ट होता है उनको रिमूव करना, उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन। अब ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी, अब तो स्टार्टिंग है तभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर रही होगी। इन्फ्लामेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि आप इन्फ्लामेशन का सिंपल मीन आपका ये होता है, आपकी कोई भी सेल इंजरी हुई, सेल इंजरी होने के बाद में सिक्वेंशियल वहाँ पे सेल क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स करने के बाद में वहाँ पे इन्फ्लामेटरी एजेंट को न्यूट्रलाइज करेगा और डाइल्यूट करेगा। उसके बाद में नेक्रोटिक पार्ट होंगे। अब सिंपल सी बात है, कोई भी यहाँ पे आपका इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन होने के बाद में क्या होता है, आपका जो भी प्रोसेस वर्क होता है, आप अब इन्फ्लामेशन हो गया, जो भी आपका एजेंट है, अब उस एजेंट को आप क्या करोगे, रिमूव करोगे। फिर जो भी आपका डेड पार्ट है, अब वहाँ पे अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पे तो ऑलरेडी बॉडी में प्रॉब्लम करेगा, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, रिमूव करोगे। नेक्स्ट इन्फ्लामेटरी प्रोसेस रिस्पॉन्स में आपकी 4 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले आपका आएगा वेस्कुलर रिस्पॉन्स, फिर आपका आएगा सेलुलर रिस्पॉन्स, फिर आपका आएगा एक्सुडेट फॉर्मेशन, फिर आपका आएगा हीलिंग प्रोसेस। तो ये आपके 4 स्टेप्स कह सकते हैं जो आपके आते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में। तो सबसे पहले आपका वेस्कुलर रिस्पॉन्स। वेस्कुलर रिस्पॉन्स को हम समझेंगे इस डायग्राम से, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा फ्लो चार्ट के थ्रू से। जो वेस्कुलर रिस्पॉन्स है उसमें सबसे पहले आप समझेंगे वेसल्स का, मतलब कि कोई भी आपकी वेसल्स हैं जिसमें आपके टिश्यू का इंजरी हो रहा है, टिश्यू की इंजरी हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे सेल की इंजरी हो रही है। सेल की इंजरी के बाद में आपके 2 स्टेजेस आते हैं। एक तो आपकी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, फॉर एग्जांपल आपकी वेसल्स थी और बहुत इंजरी की वजह से वो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, या तो वहाँ की सेल्स ही डेथ हो जाएंगी। जब सेल्स डेथ होती है तो वो क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन रिलीज करती है। हिस्टामिन एक काम करती है, जो आपकी वेसल्स हैं उनको वेसल्स को क्या कर देती है, डायलेट कर देती हैं हिस्टामिन। फिर आपके वेसल डायलेशन की वजह से अब आपकी वेसल्स डायलेट हो गई हैं तो ब्लड फ्लो भी तो उसमें बढ़ जाएगा। अब जैसे आप वाटर अगर आप कर रहे हो, ट्यूब कर रहे हो, फिर स्ट्रोक का यूज़ करो, जितनी ज़्यादा आपके मोटे स्ट्रोक होगी, जितने ज़्यादा बीच में गैप होगा, उतना ज़्यादा ही आप वाटर कंज्यूम कर सकते हो। तो सेम एज ऐसा ब्लड में भी होता है। फिर ऐसा करने से आपके इंक्रीज क्या होगी, कैपिलरी परमेबिलिटी। इसलिए मैंने मार्क करा कि बहुत बारी इसमें चांसेस होते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड इंक्रीज होने से आपकी जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। उसके इंक्रीज होने से आपका एक्सुडेट फॉर्मेशन होता है। अब ये एक्सुडेट क्या होता है, ये हम लोग इन्फ्लामेटरी के 3rd स्टेप में समझेंगे कि एक्सुडेट क्या होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वेस्कुलर रिस्पॉन्स क्या है। अब हम समझेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स। तो सेलुलर रिस्पॉन्स जो आपका है,
आपका सेकेंड स्टेप होता है सेलुलर रिस्पॉन्स। इसको भी हम समझेंगे इस फ्लो चार्ट से, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि क्या होता है आपका सेलुलर रिस्पॉन्स। तो सेलुलर रिस्पॉन्स में क्या होता है, जब सेल की इंजरी होती है उसमें सेल क्या रिस्पॉन्स करता है उसको हम लोग कहते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले है आपका, आप इसमें जो दे रखा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रखा है, आप एकदम सिंपल से भी समझ सकते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको ईजी रहेगा। जो आपका सेल है, सेल में आपका इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट, अब कोई भी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले सेल आपकी कौन सी रिस्पॉन्स करती है, वो आपकी सेल होती है WBC। सबसे ज़्यादा कौन सी सेल रिस्पॉन्स करती है, WBC सेल रिस्पॉन्स करती है। अब जब WBC सेल आप जानते हो कि कोई भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है रिस्पॉन्स करते हो, तो WBCs में आपकी कौन सी आती है, तो WBC में आपकी एक ग्रेनुलोसाइट्स आती हैं, जिसमें आपका आता है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स में आपकी आती है न्यूट्रोफिल्स। तो आपकी ये 3 WBCs की सेल्स है जो वर्क करती हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आपका सेल रिस्पॉन्स होता है, सेलुलर रिस्पॉन्स होता है एक सेल इंजरी पे। जो मोनोसाइट्स होती हैं वो क्या करती है, मैक्रोफेज करती है, फेगोसाइटोसिस करती है, जिसकी वजह से एक्सुडेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये मैक्रोफेज फेगोसाइटोसिस आपको मतलब पता है, इसको मैं डिटेल में नहीं कर रही हूँ। लिम्फोसाइट आपका इम्यून रिस्पॉन्स करता है, जितना भी आपका इम्यूनिटी ग्लोबुलिन्स का वर्क होता है वो सब आपका लिम्फोसाइट करता है। फिर आपके न्यूट्रोफिल डायरेक्ट जाते हैं, वो सिर्फ कहते हैं एक्सुडेट फॉर्मेशन के लिए। तो आप इस एरो से समझ सकते हैं कि जो न्यूट्रोफिल ने डायरेक्ट एक्सुडेट फॉर्मेशन के लिए वर्क करा। तो आपको अब वेस्कुलर रिस्पॉन्स और सेलुलर रिस्पॉन्स एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सुडेट फॉर्मेशन। तो एक्सुडेट फॉर्मेशन क्या होता है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक्सुडेट होता क्या है, तो एक एक्सुडेट फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड आपका लीक होता है ब्लड वेसल्स से। जब ब्लड वेसल्स में कोई भी जैसे रप्चर हो गया या फिर ब्लड वेसल्स में परफ्यूजन हो गया या फिर उस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो वो जो भी ब्लड वेसल्स का फ्लूइड है वो लीक करके आपका बाहर जाके टिश्यूज़ में जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सुडेट। ये आपका होता है बहुत टाइप्स का, जैसे कि आपका होता है सीरस फ्लूइड, जैसे कि आपका होता है हेमरेज, जैसे कि होता है आपका प्यूरुलेंट, जिसका होता है फाइब्रोसिस। तो आपको ये एक्सुडेट और ये एक्सुडेट के फॉर्मेशंस होते हैं। ये आपका वेस्कुलर में भी होता है और आपका सेलुलर में भी होता है। फिर आपका फोर्थ स्टेप है वो आपका है हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपका लास्ट स्टेप होता है इन्फ्लामेटरी में। इन्फ्लामेशन में सबसे पहले आपका वेसल्स रिस्पॉन्स करती है, फिर सेल रिस्पॉन्स करती है, फिर एक्सुडेट होता है, फिर हीलिंग रिस्पॉन्स होता है। हीलिंग में आपके 2 प्रोसेस आते हैं, एक आपका होता है रीजनरेशन, एक होता है आपका रिपेयर। तो रीजनरेशन का मतलब होता है प्रो लाइफरेशन होगा पैरेन्काइमल सेल का, मतलब कि जो आपके रीजनरेशन हो रहे, जो सेल है वो रीजनरेट हो रही, जो डेथ और लॉस सेल्स हैं उनका रिपेयरमेंट रीजनरेशन हो रहा है आपके फर्स्ट पे, और उसमें क्या होगा प्रो लाइफरेशन होगा पैरेन्काइमल सेल का। फिर रिपेयर आएगा, रिपेयर में क्या होगा आपका प्रो लाइफरेशन होगा कनेक्टिव टिश्यू का। अब प्रो लाइफरेशन का मतलब क्या होता है, जो भी आपके सेल्स हैं उनका जो भी ग्रोथ का वर्क होता है, जितना भी रिपेयर का वर्क होता है वो सब आपका हीलिंग रिस्पॉन्स में आता है। तो आपका इन्फ्लामेशन टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन एक इन्वेजन बॉडी होता है, बॉडी में होता है, इसमें पैथोजन की वजह से। अब ये बुक में मेंशन है, बट इन्फेक्शन होता क्या है, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है आपकी बॉडी में एक इन्वेजन प्रोसेस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन आपका 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आपका लोकलाइज्ड, एक होता है आपका सिस्टमिक। लोकलाइज्ड सिस्टमिक का मतलब क्या होता है, लोकलाइज्ड आपका एक जगह पे हो रहा है, जैसे कि अगर आपको यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है तो वही लिमिटेड एरिया या फिर स्मॉल एरिया में इन्फेक्शन हुआ वही रहेगा, उससे ज़्यादा आपका नहीं रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो आपका होता है सिस्टमिक इन्फेक्शन, तो वो पूरे सिस्टम्स में होता है, मतलब कि वो स्प्रेड कर सकता है पूरी बॉडी में। जैसे कि अगर आपको लंग्स में हुआ तो वो स्प्रेड करके आपका ब्रेन के मेनिंजेस में भी हो सकता है, आपकी किडनी में भी हो सकता है। जैसे कि कैंसर आपका पूरा मेटास्टेसिस प्रोसेस करके इधर से उधर क्या करता है, ट्रांसफर होता रहता है। नेक्स्ट इसके कॉजेज क्या है, तो कॉजेज मैंने पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बताए थे, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआ। तो आपका इन्फेक्शन में बस इतना सा ही टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वुंड हीलिंग प्रोसेस को। तो वुंड हीलिंग प्रोसेस आपका एक इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ज़्यादातर आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वुंड हीलिंग का। तो वुंड हीलिंग क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर और नॉर्मल फंक्शन को रीस्टोर करता है। इसमें 2 प्रोसेस आती है, रीजनरेशन की और रिपेयर की, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है। फिर आपके जो वुंड हीलिंग है, वुंड हीलिंग में ही आपके फेजेस आते हैं। इसके 4 फेज होते हैं। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, इंस्टाग्राम फॉलो मी। इंस्टा मतलब आई सी इनिशियल फेज, ग्राम
ग्राम से ग्रैनुलेशन फेज, फॉलो से फिब्रोब्लास्ट फेज, मी से मैचुरेशन फेज। इसलिए मैंने साइड बाय लिख भी दिया इंस्टाग्राम फॉलो मी। तो इनिशियल फेज में क्या होता है, आपका जो भी इन्फेक्शन जो भी हो रहा होता है वो स्टार्ट होता है, फिर ग्रैनुलेशन में आपका ग्रैनुलोमा बनता है, फिर फिब्रोब्लास्ट होता है, मैचुरेशन में होता है। ये एक फेजेस है, आपको इसको डिटेल में ना करके आपको प्रोसेस डिटेल में करनी है, जो कि आपके होती है टाइप्स। तो आपका दो टाइप्स का होता है, एक प्राइमरी यूनियन होता है, एक सेकेंडरी यूनियन होता है। प्राइमरी यूनियन में आपका फर्स्ट होता है हैमरेज। हैमरेज आपका क्लॉट होगा ब्लड। फिर आपका आएगा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, यहाँ पे 24 आवर्स में आपके पॉलीमॉर्फ्स बनते हैं। फिर 7 आवर्स में आपका मैक्रोफेज बनते हैं। फिर एपिथेलियल आएगा, इसमें आपके 48 आवर्स में पूरा एपिथेलियल की लेयर आ जाती है वुंड पे। फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है इन सब का। फिर सूचर ट्रैक्स होते हैं। तो प्राइमरी यूनियन जब होगा तो आपके ये स्टेप्स फॉलो करेगा। फिर सेकेंडरी यूनियन में आपके हैमरेज, इन्फ्लामेटरी और आपके एपिथेलियल चेंज एकदम सेम रहेंगे। आपके बढ़ेंगे क्या, अलग से क्या आएंगे, वो आपका होगा, एक होगा आपका ग्रैनुलेशन, एक होगा आपका वुंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ग्रैनुलेशन में आपका आएगा कनेक्टिव टिश्यू, क्या आएगा, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आपका आएगा वुंड का कॉन्ट्रैक्शन। तो ये थे आपके प्राइमरी यूनियन और सेकेंडरी यूनियन। नेक्स्ट आपके होते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, सब आपके दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है आपका लोकल फैक्टर, एक होता है आपका सिस्टमिक फैक्टर। लोकल में आपका मूवमेंट होगा, और मूवमेंट के साथ में आपका दूसरा पॉइंट है ब्लड फ्लो आपका डिक्रीज हो जाएगा। फिर आपका फॉरेन बॉडीज आएंगी, फॉरेन बॉडीज के बाद में आपका इन्फेक्शन होगा, आप एक्सपोजर हो गए यूवी रेस के और रेडिएशन के। तो आपके लोकल के फैक्टर्स ये सारे हैं। सिस्टमिक में आपका क्या आएगा, एज आएगा, न्यूट्रिशन आएगा, इन्फेक्शन आएगा, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज आएगा, हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज आएंगी। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, इन्फेक्शन, इंसीजनल हर्निया, स्कार, पिगमेंटेशन, केलॉइड। तो ये था आपका वुंड हीलिंग का प्रोसेस। वुंड हीलिंग का प्रोसेस ये जो मैंने अलग से लिखा है ना, आप ये देख रहे हो, वो अलग से है। बुक में ये सारी चीजें नहीं मेंशन है। बुक में आपके से वो सिर्फ वुंड हीलिंग की सिंपल सी डेफिनेशन के बाद में फेजेस जिसको भी एक्सप्लेन नहीं करा है और फैक्टर्स दे रखे हैं। वुंड हीलिंग में आपके लिए ये सब भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको अलग से शेयर करा है। आप अभी के नोट्स बना लीजिए, इसके कोई स्पेसिफिक नोट्स नहीं है जिसको मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँ। बुक की PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये नोट्स आप विद इन द वीडियो के साथ आप कर सकते हैं, जिससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। आपकी यही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे यूनिट 1 में। यूनिट 1 में आप ये सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लीजिएगा। यूनिट 1 आपका एक ईजी है। बस आपका एक लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 में, वो है आपका अल्टरनेटिव सिस्टम्स, जो आप मेडिसिन में के अदर देन करोगे इंडिया में। तो आपके वो 5 आते हैं। इसकी ट्रिक है आयुष, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, और यू से आपकी यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। तो ये अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन है, इंडिया में परफॉर्म करते हैं। तो यूनिट 1 आपका कंप्लीट होगा। यूनिट 1 ऐसा आपका इतना डिफिकल्ट यूनिट नहीं है, और यूनिट 1 में आप सिलेबस में अगर देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यूनिट 1 में आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मेंशन है, जैसे कि ICD, एवोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ हमने कवर अप कर ली है वीडियो के थ्रू से, और इसके नोट्स आप फ्रेम कर लीजिएगा। और आपका कोई डाउट हो यूनिट 1 से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।